Good morning. Today is 3rd of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। चाइना की आर्मी एक रोड बना रही थी सिक्किम सेक्टर के अंदर में, जिसका इंडिया ने पुरजोर विरोध किया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों की बात करें तो रिलेशंस में काफ़ी तल्खी आ गई है। तो इस आर्टिकल को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, इराक के प्रधानमंत्री ने इराक को ISIS फ्री घोषित कर दिया है। वह मस्जिद जहां से बगदादी ने अपने आप को खलीफा बनाने की घोषणा की थी, उस मस्जिद को भी अब इराक की फोर्सेस ने इराक ISIS के कब्जे से छुड़वा लिया है। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, ग्रामीण एजुकेशन को लेके है, रूरल एजुकेशन को लेके है। काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज का गरीब लोगों पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो पता लगा सकता है कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज का पुअर्स पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर बाद में उनको एड्रेस किया जा सकता है। तो ये इशू भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। साइड के पेज में आज कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये बड़ा आर्टिकल है, ये एक बुक से रिलेटेड आर्टिकल है। काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं जो अपने आंसर्स में यूज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो साइड में ये आर्टिकल है, द हिंदू का मंडे को एक इंटरनल आर्टिकल प्रकाशित होता है, बताता है कि कौन सी न्यूज़ को उन्होंने क्यों तवज्जो दी, और ये सब चीज़ें हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लेकिन इसके अलावा दो आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का और एक बिजनेस स्टैंडर्ड का। कई बार आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स क्यों नहीं डिस्कस करते। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हम इसलिए नहीं डिस्कस करते क्योंकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मुख्यतः ये पेपर 2 को कवर करते हैं। आज जो एडिटोरियल या आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा द हिंदू में। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स जो ये आर्टिकल्स हैं, पेपर 3 कवर करवाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हम जो बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स हैं, इन दोनों न्यूज़पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात की जाए। देखिए, आमतौर पे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश के दोनों एरियाज यहाँ पे हैं। बार बार जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड है और टेंशंस की खबरें आती रहती हैं। लेकिन कन्वेंशन ये है कि जो सिक्किम का जो एरिया है, ये आमतौर पे शांत एरिया है और बहुत कम विवाद की खबरें आती हैं सिक्किम के एरिया में। लेकिन चाइना पिछले कुछ 3-4 सालों की बात करें तो और ज़्यादा एग्रेसिव रुख अख्तियार किए हुए है, और इसी वजह से अब स्टेटस को चेंज करना चाहता है चाइना सिक्किम के एरिया में भी। तो पूरी खबर को जानते हैं, हुआ क्या है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, इंडिया और भूटान के बीच में जो रिलेशंस हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी इंडिया ने भूटान के साथ में 1949 में। तो इस फ्रेंडशिप ट्रीटी में क्या है, इंडिया भूटान को गाइड करेगा फॉरेन रिलेशंस के मैटर्स में या डिफेंस रिलेशंस के मैटर में। हालांकि बाद में 2007 में इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया था और रीडिफाइन किया गया था, लेकिन अभी भी भूटान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडिया के कंधों पे है। अगर किसी भी तरह का खतरा भूटान को होता है तो इंडिया उसका पुरजोर जवाब देगा। कोई भी हमला भूटान के ऊपर में इंडिया उसको हमला अपने ऊपर मानेगा। अब जो विवाद हुआ है वो भूटान के साथ लगती टेरिटरी के साथ हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो चाइना और भूटान का जो बॉर्डर है, ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड है। ये जो थोड़ा थोड़ा एरिया है भूटान का, ये चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। अब यहीं इस एरिया में चाइना रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो याद कीजिए, जो ट्रीटी हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस की थी, भूटान की सिक्योरिटी पे खतरा, इंडिया के ऊपर खतरा है। तो इसलिए इंडिया ने यह विरोध किया कि चाइना क्यों रोड बना रहा है भूटान के अंदर में या फिर सिक्किम सेक्टर में। और मेन मकसद तो यही है, चाइना स्टेटस को चेंज करना चाहता है। लेकिन सिर्फ मुद्दा ये नहीं है, और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो देखने को मिले पिछले 3-4 सालों में। जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट बार बार इंडिया पे आरोप लगाती है कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स को भेजता है चाइना की टेरिटरी के अंदर में, जबकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वो इंडिया की टेरिटरी है, ऐसा इंडिया द्वारा क्लेम किया जाता है। अभी क्या किया चाइना ने जो तीर्थयात्री मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा करते थे, जो तिब्बत के अंदर में है, यहाँ से जाते थे। ये देखिए, नथुला रूट है, एक पास है सिक्किम के अंदर में है, यहाँ से तीर्थयात्री जाते थे। चाइना ने इस रूट को बंद कर दिया। इसके अलावा सीपैक को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। जो सीपैक जो गुजर रहा है वो इंडिया के जम्मू कश्मीर के रीजन से गुजरता है। हालांकि वो जो रीजन है अभी पाकिस्तान के पास में है, लेकिन ये साफ साफ जो है चाइना हमारी सोवरेनिटी पर क्वेश्चन रेज करता है। चाइना का ये सीपैक का जो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का साथ देता है चाइना बार बार। NSG में हम सदस्यता हासिल करना चाहते थे, लगभग कंसेंसस यानी सर्वसहमति बन गई थी, लेकिन चाइना ने उस डिसीजन पर वीटो कर दिया और हमें सदस्यता नहीं लेने दी NSG की।
मसूद अजहर, जिसको इंडिया कोशिश करता है कि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन चाइना इस पर भी वीटो कर देता है। चाइना क्वेश्चन रेज करता है कि क्यों इंडिया यूएस के साथ में अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहता है। इसकी वजह से इस पूरे रीजन के अंदर में टेंशन क्रिएट हो गई है। इवन ट्रेड डेफिसिट है, वो भी इंडिया और चाइना के ट्रेड की बात की जाए तो चाइना के पक्ष में वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, ट्रेड डेफिसिट है, ऑलमोस्ट 50 बिलियन के डॉलर के आसपास ये ट्रेड डेफिसिट है। और 2-3 कारणों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने चाइना की जो वन चाइना की पॉलिसी है उस पर क्वेश्चंस रेज किए और इससे भी चाइना काफ़ी एक प्रकार से नाराज हो गया। हमारे आर्मी चीफ विपिन रावत ने यह स्टेटमेंट दी कि इंडिया तैयार है। चाइना की एग्रेसिवनेस को देखते हुए हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि इंडिया तैयार है 2.5 फ्रंट पे वार लड़ने को लेके। तो हाफ को लेके उनका मतलब चाइना की तरफ ही था। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो रिलेशंस में काफ़ी तलखी आ गई है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, दो बड़ी सिविलाइजेशंस हैं इंडिया और चाइना। अगर इनके दोनों के देशों के बीच में अगर किसी प्रकार की एग्रेसिवनेस या हॉस्टिलिटी आती है तो डेफिनेटली सर्टेनली पूरे रीजन के अंदर में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए सस्टेन डायलॉग यानी लगातार बातचीत की आवश्यकता है ताकि जो टेंशंस एकदम से क्रिएट हो गई हैं उनको डिफ्यूज किया जा सके। बीजिंग को भी एक्नोलेज करना चाहिए इस बात को लेके कि भूटान और इंडिया के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी है, स्पेशल रिलेशनशिप है, इसीलिए इंडिया जो रोड बनाने की जो प्रक्रिया है भूटान की टेरिटरी के अंदर में उसका विरोध कर रहा है। इंडिया को भी भूटान की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि देखिए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया भूटान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके बीच में भी दखलंदाजी करना स्टार्ट कर दे। हालांकि ऐसा इस मामले में भी कुछ भी देखने को नहीं आया है। इंडिया एक प्रकार से अभी तो देखिए हॉस्टिलिटी है, जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामक रुख जो चाइना अख्तियार किए हुए है उसको अवॉइड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास में पावर्स नहीं है और इंडिया जवाब नहीं दे सकता। इस प्रकार से अगर चाइना जो ये लगातार ऐसे कदम उठाता जाएगा हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करेगा। तो इंडिया को भी इस प्रकार का जो मैसेज है क्लियर टर्म्स में चाइना को देना चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड है इस आर्टिकल का। पेपर 2 में इसकी यूटिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? क्वेश्चन देखिए 2-3 प्रकार से आ सकता है। एक तो स्पेशल क्वेश्चन भी आ सकता है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, तो आपको सारा डिटेल्स देनी है, अक्साई चीन की डिटेल्स देनी है, अरुणाचल प्रदेश की डिटेल्स देनी है, और जो ये सिक्किम के एरिया में अभी डिस्प्यूट देखने को मिला है इसकी भी डिटेल्स देनी है। वैसे क्वेश्चन ब्रॉड तौर पे भी आ सकता है इंडिया और चाइना के बीच में जो तलखी है वो किस वजह से है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स तो जो ये हमने डिस्कस किए ये हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अगर हम दूसरे डायमेंशंस में जाएं तो भी। अब बात की जाए तो क्वेश्चन एक प्रकार से देख लेते हैं। ये देखिए, हॉस्टिलिटीज और जो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ती जा रही है इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कुछ सालों में। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से रिलेशंस जो है वो तनावपूर्ण हो गए हैं, और आप क्या देखते हो कि आने वाले नियर फ्यूचर में कैसे रिलेशंस होंगे इंडिया और चाइना के बीच में? तो देखिए, जब एग्जामिनर ये पूछेगा कि कैसे रिलेशंस होंगे इंडिया और चाइना के बीच में, तो हमेशा हमें ऑप्टिमिज्म दिखाना है। हमें लिखना है कि दोनों बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, दोनों देशों के लीडर्स मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे। वैसे तो ऐसा, अगर आप ऐसा लिखोगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा टेंशंस आगे भी देखने को मिल सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे आंसर गलत हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन आमतौर पे हमें दिखाना ऑप्टिमिज्म ही चाहिए, हमेशा अपने आंसर्स में ऑप्टिमिज्म दिखाना चाहिए, क्योंकि कल को हम में से अगर किसी का सिलेक्शन होता है डिप्लोमेट के तौर पे तो हमेशा ऑप्टिमिज्म रहना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ वैसे प्रैक्टिकल होना भी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बगदादी ने घोषणा की थी खलीफा की इस मस्जिद का नाम है अल नूरी मस्जिद, मोसूल में इराक में स्थित है। 2014 में यहाँ से बगदादी ने अपने आप को खलीफा बनाने की घोषणा की थी। आज उस बात को 3 साल हो गए। ये जो मस्जिद थी वो सिंबल था ISIS के पावर को दर्शाती थी। ये मस्जिद 3 साल से लगातार इराक फोर्सेस के द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे थे कि मोसूल को किसी न किसी प्रकार से ISIS के कब्जे से छुड़वा लिया जाए। अब इस मस्जिद को इराक की फोर्सेस ने IS के कब्जे से छुड़वा लिया है। जाते जाते ISIS के आतंकवादी इस मस्जिद को उड़ा के चले गए बम धमाके से। तो सोच के देखिए, जो लोग, जो आतंकवादी धर्म की आड़ लेके एक प्रकार से धर्म की लड़ाई लड़ने का जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वही आतंकवादी इस मस्जिद को उड़ा के चले गए। अपने आप में कितनी बड़ी आयरनी है। और फिर भी कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और किस लिए ये जो है मोसूल को छुड़वाना इराक फोर्सेस के द्वारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3 साल पहले जब ISIS ने अटैक किया था मोसूल सिटी के ऊपर में, तो इराक की जो फोर्सेस थी वो छोड़ के चली गई थी, भाग गई थी वहाँ से। तो उस समय यह संभावना जताई गई थी कि ISIS बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा इराक के अंदर में, क्योंकि बहुत कमज़ोर आर्मी है इराक की। बाद में कई सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ना सिर्फ इराक की आर्मी को ट्रेन किया, बल्कि और भी काफ़ी जैसे एक्टर्स जैसे कुर्द्स हैं, ईरान ने भी ट्रेन किया। अब सोच के देखिए, ईरान और US के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, फिर भी दोनों ने एक काज को लेकर काम किया कि ISIS को इस टेरिटरी से खदेड़ दिया जाए। तो ये अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है।
कुर्द भी उन्होंने भी एक मेन लड़ाई लड़ी। अब इराक जो है, ईरान है, दोनों जो देश हैं ये कुर्द के खिलाफ में हैं। क्यों? क्योंकि जो कुर्द है वो अलग से कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिसमें से थोड़ा थोड़ा एरिया ईरान और इराक का आता है। ये देखिए, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे आता है इराक का और थोड़ा सा ईरान का भी आता है, और ये पूरी कुर्दिस्तान की मांग होती है कुर्द के द्वारा। अभी अलग से देश नहीं है, सिर्फ एक एथनिसिटी है। तो इस वजह से ईरान और इराक जो हैं वो कुर्द के भी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इन सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर लड़ाई लड़ी ISIS के खिलाफ में। और अभी विद इन द डेज जो है वो पूरी तरह से, अभी भी ISIS जो थोड़ी सी पॉकेट्स में मौजूद है इराक में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वे फोर्ड में क्या आता है? सबसे जो बड़ा चैलेंज है अभी इराक की गवर्नमेंट के पास में वो है कि मोसूल जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है उसको फिर से रीबिल्ड किया जाए और जो लोगों के बीच में ट्रस्ट को फिर से इस्टेब्लिश किया जाए। अब जब तक देखिए ISIS था वहाँ मोसूल के अंदर में, कुछ लोग ऐसे थे जो विश्वास करते थे ISIS के रूल में, तो लोगों का अंदर में विश्वास पैदा करना फिर से कि इराक की जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, ये बहुत जरूरी है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए पहले क्या हुआ था, अल कायदा को भी यहां से खदेड़ दिया था, लेकिन अल कायदा ने क्या किया था, मुरुस्तलाई इलाके यानी डेजर्ट्स के एरिया में अल कायदा चला गया था, और जैसे ही इंस्टेबिलिटी आई इस मिडिल ईस्ट में, अल कायदा फिर से रीमर्ज हो गया था। तो अभी इराक की जो गवर्नमेंट है उसको फिर से रीइंश्योर करना पड़ेगा ये चीज़ कि फ्यूचर में भी ISIS फिर से इमर्ज ना हो पाए, पूरी तरह से इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये वे फॉरवर्ड है इस आर्टिकल का। यूटिलिटी किस प्रकार से हो सकती है? देखिए, अब सिर्फ जो मिडिल ईस्ट है उसकी समस्याओं पे क्वेश्चन आना काफ़ी मुश्किल है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशंस इंडिया से होना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस पे तवज्जो ज़्यादा देता है UPSC। अब इंडिया का क्या फ़र्क पड़ता है ISIS पे, वो तो पता ही है कि इंडिया के कुछ लोग जो हैं वो ISIS की जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित हो जाते हैं। कुछों ने कोशिश करी हमारे इंडिया के अंदर में भी बॉम्ब अटैक किया जाए, कुछ ने कोशिश की कि इराक के अंदर में जाके या सीरिया के अंदर में जाके लड़ाई लड़ी जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट्स हैं जो ISIS की आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, वो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी खतरा पैदा हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बेल्जियम, ब्रिटेन, यहाँ से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इराक या फिर सीरिया में गए ISIS की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन अब वहाँ से IS का खात्मा हो रहा है, तो वो जो मिलिटेंट्स हैं वो लड़ा के वापस लौट रहे हैं अपने देशों के अंदर में, ब्रिटेन में और बेल्जियम में। इसी वजह से जो वहाँ पे टेरर अटैक्स हैं वो ज़्यादा होने लगे हैं। तो क्वेश्चन देखिए वैसे मिडिल ईस्ट पे फोकस्ड बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से ऐसे में कुछ आ सकता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी संघर्ष के बाद में, काफ़ी बलिदानों के बाद में और प्रयासों के बाद में टेरर ऑर्गेनाइजेशन को तो एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी वो पैदा कर देते हैं, जो नफरत वो पैदा कर देते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको ख़त्म करने में बहुत सारे साल या बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ दशक लग जाते हैं। इस बात पे आपको टिप्पणी करनी है। तो इस प्रकार की कोई चीज़ आ सकती है ऐसे के अंदर में, या फिर हम यूज कर सकते हैं इस इनडायरेक्टली इस कंसेप्ट को, इस जो कोट है इसको। चलिए अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। रूरल एजुकेशन पे आधारित ये आर्टिकल है। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती विलेजेस में, ये हम सबको पता है। आमतौर पे गांव में जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप शहर में चले जाइए या नियर बाय टाउन में चले जाइए अगर आपको अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है। तो गांव में अभी भी जो लोग हैं मेजरली वो कृषि यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जबकि जो लैंड है एग्रीकल्चर के लिए वो धीरे धीरे सब डिवाइड होता जा रहा है जनरेशन के अकॉर्डिंग में। लैंड प्राइसेस जो बीच में बढ़े थे, बूम आया था, वो भी एक प्रकार से बढ़े हैं, लेकिन जो इनकम है मेन तौर पे, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कम होती जा रही है, जिसी वजह से आपने देखा कि मांडासुर में फार्मर मूवमेंट देखने को मिली और काफ़ी सारे जो किसान हैं वो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड करते हैं। तो रियल जो इनकम है वो फार्मर्स की काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, और जो गांव में एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा तो कोई स्कोप होता नहीं है। अभी वैसे सरकार काफ़ी तरह के प्रयास कर रही है, रूरल अर्बन स्कीम, और काफ़ी गांव में एंटरप्रेन्योरशिप इस्टाब्लिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो अपने अपने जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इस्टाब्लिश करें, सेल्फ एम्प्लॉयड होएं। ऐसी कोशिशें सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो मेजर सोर्स है। और कुछ लोग ऐसे हैं, अब इसी वजह से गांव में या फिर टाउन्स में कोचिंग फैक्ट्रीज खुलती जा रही हैं। जी हाँ, आर्टिकल इस प्रकार से आगे शेप लेता है कि आपने देखा होगा कि गांव में या फिर नियर बाय टाउन्स में बहुत सारी कोचिंग फैक्ट्रीज चलती हैं। क्या करती हैं वो कोचिंग फैक्ट्रीज जो हैं, जॉब दिलवाने के लिए एसएससी या फिर दूसरी जो लोअर जॉब्स हैं, लोअर तो नहीं कह सकते, मतलब जॉब्स तो सारी अच्छी होती हैं, काइंड ऑफ एसएससी बैंक्स जो सारी जॉब्स हैं उनको दिलवाने के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। या फिर आईआईटी या पीएमटी की बात कर लीजिए, उसको एडमिशन दिलवाने के लिए बहुत सारे कोचिंग फैक्ट्रीज खुल रही हैं। तो काइंड ऑफ ये है जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो श्रिंक होता जा रहा है।
जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि किसी ना किसी प्रकार से कोचिंग हासिल करके या तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लिया जाए या फिर जॉब प्राप्त की जाए। लेकिन जो प्राइवेट जो जॉब्स पैदा होनी चाहिए थी वो जॉब्स नहीं पैदा हो रही हैं। अब सारे लोग तो जॉब हासिल कर नहीं सकते, कुछ रह जाएंगे, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल में। और कुछ लोग तो अपने आप को कोचिंग फैक्ट्रीज में ही एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी लिखा है। तो काइंड ऑफ क्या है, देखिए रूरल जो इलाके हैं वो और ज़्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। आमतौर पे जो आधुनिकता है, मॉडर्निटी है, उसको सिर्फ अर्बन लैंडस्केप से जोड़ के देखा जाता है, यानी जो अर्बन सिटीज़ हैं वो मॉडर्न है जबकि जो रूरल सिटीज़ हैं वो मॉडर्न नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आमतौर पे जब माइग्रेशन होता है ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ में तो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम ये अच्छा ही है। अगर जो माइग्रेशन यानी जो माइग्रेंट्स जाएंगे गाँव से शहरों के अंदर में, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी शहरों के अंदर में, तो ये अच्छी बात है। पंचायती राज जब आया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो गांव हैं, हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, उनका एक पॉलिटिकल क्लाउड पैदा होगा, उनकी अपनी एक पावर पैदा होगी, पॉलिटिकल कम्युनिटी पैदा होगी। लेकिन ये भी नहीं हो उसका। मंडसूर मूवमेंट ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। ऐसा कहा जा रहा था कि जो एजुकेशन यानी शिक्षा जो है एक साधन का काम करेगी कि रूरल इलाकों को जोड़ेगी, इंटीग्रेट करेगी अर्बन के साथ में। लेकिन जो अर्बन और रूरल की जो खाई है वो और लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। अब ये सारे फैक्टर्स बताए गए हैं कि रूरल इलाकों में एजुकेशन क्यों अच्छी नहीं है। स्कूल्स देखिए उनको नेग्लेक्ट किया जाता है रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, और कोई प्रयास भी नहीं किया जाता कि जो स्कूल हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। आमतौर पे पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि ग्रामीण इलाकों में जो बेस्ट टैलेंटेड गाइज हैं उनको चुना जाए और उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए। चाहे आप नवोदय विद्यालय देख लीजिए, नवोदय विद्यालय का मतलब ये था काइंड ऑफ एक मॉडल का काम करेंगे स्कूल, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव था सरकार का वो सफल नहीं हो पाया। और कुछ ही लोग गाँव हैं वो जो टैलेंटेड लोग थे, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी और बाहर निकल गए शहरों के अंदर में। लेकिन जो पीछे के स्टूडेंट्स थे वो वहीं रह गए गांव के अंदर में। बजट नहीं दिया जाता रूरल एजुकेशन के लिए, स्टाफ पूरा नहीं है, और ये स्टीरियोटाइप, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, स्टीरियोटाइप पैदा हो गया है कि मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सिटी में आ सकती हैं, मॉडर्न चीज़ें गांव में नहीं आ सकती। इसलिए जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है और स्कूल्स वगैरह में अच्छी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। एजुकेशन ने, जो हमने अभी डिस्कस करी कि एजुकेशन ने जो सिमिट्री है, गैप है, वो बढ़ा दिया है रूरल और अर्बन के बीच में। तो इस आर्टिकल में तो इतना ही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनडायरेक्टली बहुत सारी जगह यूज हो सकते हैं, GS2 में भी यूज हो सकते हैं, और काइंड ऑफ कई बार ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मर सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं। तो ये जो 3-4 पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए कि जो एग्रीकल्चर है वो काम नहीं कर पाती, दूसरे काम धंधे हैं नहीं, तो एक पॉइंट यहाँ यूज कर सकता है। अगर रूरल एजुकेशन पे अलग से क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हो सकता है। ये कई सारे जो पॉइंट्स हमने यूज किए, तो ये जो आर्टिकल है कई डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके हर एक आर्टिकल में, हर एक क्वेश्चन में इसको यूज किया जा सकता है जहाँ जहाँ पेपर 2 के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ये पुअर्टी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। वैसे तो देखिए क्लाइमेट चेंज का हर एक सेक्शन पे फर्क पड़ता है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और फेनोमेनन देखने को मिल रहे हैं, ड्रोट ज़्यादा आ रहे हैं, बारिश से है वो इरेगुलर रहती है, बाढ़ आती है, तो हर एक सेक्शन पे इसका फर्क पड़ता है। लेकिन जो गरीब लोगों पे क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की मार पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। और कैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी देश के जो बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मान लीजिए, या फिर पॉलिटिशियन जो सत्ता में है वो मान लीजिए, जो पॉलिसी बनाते हैं, कैसे वो एड्रेस करें इन दोनों इश्यूज़ को, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का और ज़्यादा असर हो रहा है गरीब लोगों के ऊपर में। इंडिया और जो दूसरे जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो आमतौर पे गरीबी को पुअर्टी लाइन से मेजर करते हैं। और वो देखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कहता है कि 32 रुपये अगर कोई एक दिन में कमाता है तो वो गरीब नहीं है। तो आमतौर पे पुअर्टी लाइन से गरीबी को मेजर किया जाता है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सिर्फ पैसा है, वो एक ऐसा पैरामीटर नहीं रहा गरीबी को मेजर करने का। और भी काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा भी है और इनकम भी उनकी ठीक ठाक है, फिर भी वो आज गरीब हैं कई मायनों में। एजुकेशन उनके पास में नहीं है, न्यूट्रिशन उनके पास में नहीं है, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, लिविंग कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं है, पैसा होने के बावजूद। तो इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपको लगा होगा कि पैसे हैं तो सब चीज़ खरीदी तो जा सकती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, अफोर्डेबिलिटी तो है लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सिर्फ पैसा एक पैरामीटर नहीं है गरीबी का। अब डायमेंशंस ऑफ पुअर्टी क्या क्या हो सकती है? डायमेंशंस ऑफ पुअर्टी के कई सारे मायने हम निकाल सकते हैं, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स, पैसा, हेल्थ, इनकम, कंजप्शन, कोई कितना कंज्यूम करता है, स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर में, न्यूट्रिशन यानी कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ फ्लोर, रूफ ऑफ हाउसेज, घर कैसा है, एनर्जी की एक्सेस है या नहीं है,
साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध है या नहीं है, एजुकेशन किस स्तर की है, किस लेवल की है, जॉब्स हैं कि नहीं है, या जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं उनका क्या स्टेटस है सोसाइटी के अंदर में। ये सारी आमतौर पर डायमेंशंस हम मानते हैं पुअर्टी को मेजर करने के लिए। लेकिन मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, ये जो सारे देश हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एक कंसेप्ट पे जिसका नाम है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ये देखिए MPI, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। तो काफ़ी सारा फायदा होगा इस मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से। एक बार तो पहले इसी पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसी को स्ट्रेच करके, उसी को एक प्रकार से एक्सपेंड करके 10 इंडिकेटर्स शामिल किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। जैसे हेल्थ की बात करें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन की बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूल, चिल्ड्रंस इनरोल्ड, और लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो कुकिंग, फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, एसेट्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका क्या फ़ायदा होता है पॉवर्टी को मेजर करने में, क्या इसका उपयोग होता है? इससे ना सिर्फ ये पता लग जाता है कि कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो पुअर हैं, बल्कि ये भी पता लग जाता है कि जो उनकी पॉवर्टी है कितनी ज़्यादा गहरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ जिसके पास में सिर्फ एक क्राइटेरिया पे वो अच्छे हैं, सिर्फ उनके पास में मान लीजिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट नहीं है, सिर्फ उनके पास में पीने वाला पानी है, बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं उन पे वो खरा नहीं उतर रहे, बाकी सारी जो चीज़ें उनके पास में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ एक चीज़ उपलब्ध है, तो हमें पता लग जाएगा कि 9 चीज़ें तो उपलब्ध है नहीं, सिर्फ एक चीज़ उपलब्ध है, तो पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा गहरी है। जबकि सिर्फ 9 चीज़ें उपलब्ध हों, एक चीज़ उपलब्ध ना हो, तो फिर इससे पता लगता है कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है। तो ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स काफ़ी काम की चीज़ है। और इससे यह भी पता लग जाएगा कि थोड़ा सा डेप्रिविएशन से, यानी अगर थोड़ी सी चीज़ों से, एडिशनल चीज़ों से वंचित रखा जाए तो कौन से ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, और क्या फ़ायदे हैं इसके। अब देखिए ये थोड़ा सा डेटा है, हम यूज करके अपने आंसर्स में तो काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे डेटा जो 2011-12 का है वो ये बताता है कि 41% जो लोग हैं हमारे देश के अंदर में वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। यही 10 इंडिकेटर्स हमने वो डिस्कस किए, उस पर खरा नहीं उतरते 41% लोग हैं। और क्लाइमेट चेंज का काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। सूखा आता है, बाढ़ आती है, हीट वेव्स, जो समुद्र का सतह है वो बढ़ रहा है, फूड शॉर्टेजेस, जो काफ़ी सारे रोग फैल रहे हैं आजकल, लॉस ऑफ जॉब्स या माइग्रेशन, ये सारे बुरे प्रभाव होते हैं क्लाइमेट चेंज के। और गरीब से गरीब लोगों को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित करता है क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए काफ़ी सारे अडेप्टेशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का जो गलत प्रभाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग में अडेप्ट किया जा सके जनता को। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसी का नतीजा है, काफ़ी सारे जो 17 गोल्स हैं और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसमें भी क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से निपटने के लिए काफ़ी तवज्जो दी गई है। तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है कि देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले ये पता लगाया जाए कि जो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स पे गरीब हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ेगा उन गरीबों पे, उन इंडिकेटर्स के हिसाब से उस चीज़ से पहले से निपटा जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रल डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ख़राब है, तो अब सीधी सी बात है क्लाइमेट चेंज का जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से पड़ेगा कि वहाँ पे खाने की शॉर्टेज होगी आने वाले समय में, तो पहले से उस चीज़ से निपटा जा सकता है। तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है उसका यूज करके ये पता लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से पैरामीटर्स पे, कौन से इंडिकेटर्स पे काफ़ी वीक है और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा उसी इंडिकेटर पर पड़ेगा, तो बाद में उस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है। तो जो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है 2030 का है, और ये टेस्ट है, काइंड ऑफ परीक्षा है ना सिर्फ इंडिया की बल्कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही कि वो कैसे खरा उतरते हैं, क्या अपने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और बाद में इंडिया जो है काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, और नीति आयोग जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, सेम बात है कि बहुत सहायक सिद्ध होगा कि वेरियस पैरामीटर्स की गरीबी को मेजर किया जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगहों पे, फिर बाद में ये काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है गरीबी को कम करने में और क्लाइमेट चेंज का जो बुरा प्रभाव पड़ेगा गरीबों के ऊपर में उस चीज़ को कम करने में। क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, देखिए पेपर 4 में, जी हाँ आपको आश्चर्य होगा लेकिन 2014 में भी और 15 में भी ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं कि बिल्कुल ब्रॉड बेस के, जैसे ऐसा पूछा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को, यानी जो इन्वायरमेंट यानी पेड़ों को काटा जा रहा है या फिर डेवलपमेंट है, इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर 4 में भी आ सकता है, कम चांस लगते हैं लेकिन आ सकता है, और पेपर 3 में तो देखिए आ ही सकता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ता है गरीबों पे पड़ता है, और उस चीज़ को मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है वो काफ़ी मेजर टूल साबित हो सकता है। वही जो हमने सब कुछ डिस्कस किया, तो वो सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर में लिखने हैं।
अगला जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सीए की एक मीटिंग हुई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक मीटिंग हुई थी, उनको उसको संबोधित किया था। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी जो सीए हैं उनको सहायता करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को कि वो जो टैक्स है अपना पे करें, और जबकि ऐसा कोई काम ना करें कि वो गाइड ना करें अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कि वो कैसे टैक्स चोरी कर सकते हैं। अभी देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे टैक्स चोरी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे टैक्स चोरी करके अगर अपना पैसा कोई बाहर देश में ले जाना चाहता है तो उसको रोकने के लिए एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन होने वाला है विभिन्न देशों के बीच में। अगर कोई अपना अकाउंट इस्टेब्लिश करेगा या फिर कुछ पैसा बाहर लेके जाएगा तो दूसरा देश है जहां पे ले जाया जाएगा पैसा वो बता देगा एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत में। जीएसटी लागू होने के बाद में मल्टीपल ऑडिट होंगे इस चीज़ के, और अलग अलग लेवल्स पे पता लगाया जा सकता है कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है। तो टैक्स की जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम कर दी गई हैं ताकि टैक्स चोरी है वो कम से कम हो। फिर भी अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता है तो स्ट्रॉन्ग पुनिटिव मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब क्या है, हाल फिलहाल में जीएसटी के कंटेक्स्ट में और दूसरे जो सरकार ने काम किए हैं, टैक्स चोरी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन एक काम करना अभी भी बाकी है, वो है पॉलिटिकल फंडिंग। पॉलिटिकल फंडिंग और पॉलिटिकल जो स्पेंडिंग है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपने भी चीज़ नोटिस करी होगी। लेकिन दिक्कत यह है जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो डायरेक्ट अकाउंट्स में रजिस्टर नहीं होती, यानी ब्लैक मनी क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा कि देखिए जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं तो 70 लाख से ऊपर लोकसभा की सीट की बात की जाए तो खर्चा नहीं कर सकते, जबकि खर्चा करते हैं वो 10-10 करोड़ रुपए। तो कहाँ से लाते हैं वो 10 करोड़ रुपए? ब्लैक मनी होता है ये साफ साफ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है लेकिन वो अकाउंट्स में प्रॉपर ढंग से आ नहीं पाता, और ये ब्लैक मनी जमा होता जा रहा है। और यही सभी जो करप्शन के बहुत सारे रीजंस है, करप्शन इसकी वजह से फैलता है। और इवन ये भी कहा जाता है कि जो रूट काज है सभी तरह के करप्शन का हमारी सोसाइटी के अंदर में वो पॉलिटिकल फंडिंग है, समझ गए। और काफ़ी बार जो ये पैसा आता है वो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भी दिया जाता है, कंपनीज के द्वारा भी दिया जाता है, ताकि पर्टिकुलर पार्टी की सत्ता में आने के पश्चात उस फेवर को यूज किया जा सके। वही पैसा जो पॉलिटिशियन है वो देते हैं अपने फॉलोअर्स को या फिर अपने पास रखते हैं, गलत इस्तेमाल होता है उस पैसे का। अब देखिए इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी वो पैसा देते हैं किसी पार्टी को, अगर वो पार्टी सत्ता में आएगी तो बाद में वो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी फेवर मांगेंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी जो ब्लैक मनी है वो इकट्ठा करेंगी। तो इस वजह से जो ये है करप्शन आगे आगे फैलता जाता है। तो पॉलिटिकल फंडिंग में सुधार जरूर लाया जाए, इससे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए विल पावर चाहिए। पॉलिटिशियन मांगते नहीं हैं, और पॉलिटिशियन अगर मान जाए इस बात पे तो बहुत हद तक करप्शन सिद्ध किया जा सकता, अच्छा किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। तो इस पर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए अक्सर ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो डिस्क्रिपेंसीज या फिर इरेगुलरिटीज़ हैं पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर में वो रूट काज है सभी तरह की करप्शन रिलेटेड जो समस्याएं हैं हमारे इंडिया में उसका। तो कौन से ऐसे लेकुनस हैं जो करप्शन जो ये पॉलिटिकल फंडिंग है, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है और कैसे? तो इस पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, आप लिखिएगा। कई सारे आप इसमें सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। सॉल्यूशंस जैसे कि आप बता सकते हो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस हो, या फिर जो 4 अभी कदम उठाए थे सरकार ने, कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए सरकार जो कदम उठाती है वो तो हमें अपने हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए। पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड जैसे इस बजट की बात कीजिए तो सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लेके आई थी सरकार। अब ये मत लिखिएगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे नहीं है, नहीं होगा करप्शन दूर इससे, या पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। वो अगर अलग से क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे तो लिखना होता है, अदरवाइज सरकार जो कहती है कि हमने ये कदम उठाए हैं हमें लिखने चाहिए अपने आंसर्स के अंदर में। अगला जो आर्टिकल है वो बिजनेस स्टैंडर्ड पे है, सुनीता नारायण द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। सुनीता नारायण कहती है कि देखिए फुटपाथ जो है वो काफ़ी कम है इंडिया के अंदर में, बड़ी सिटीज़ के अंदर में। तो इससे जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, इवन जो रोड है वो भी क्रॉस नहीं कर पाते कई बार, और जो सारी की सारी जो रोड्स हैं ऐसा लगता है कि कार्स या फिर बड़े व्हीकल्स को डेडिकेटेड कर दी गई हैं, और इसकी वजह से जो कैओस क्रिएट हो गया हमारी सिटीज़ के अंदर में। फिर काफ़ी सारे वो एग्जांपल्स देती हैं, जैसे दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात करते हैं तो मेट्रो आज एक अच्छा साधन है मोबिलिटी के लिए, लेकिन मेट्रो से उतरने के बाद में कहीं ऑफिस या फिर कहीं दूर जाते हैं तो बिल्कुल भी सड़क को क्रॉस करना पड़ता है, फुटपाथ नहीं है चलने के लिए, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में काफ़ी अच्छा फुटपाथ है और पैदल चलने वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे तो इवन जेब्रा क्रॉसिंग पे भी हमारे इंडिया की सिटीज़ में रोड क्रॉस करने में डर लगता है कि कहीं कोई तेज़ी से कार ना आती हो। इवन जहाँ पे जो फुटपाथ्स हैं कई जगह हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं,
नीचे फुटपाथ, जो फुटपाथ है लेवल सड़क के साथ साथ लेवल पे नहीं बनाए जाते, क्योंकि जो एमसीडी वगैरह है वो कहती हैं कि अगर सड़क के साथ लगते फुटपाथ बनाए जाएंगे तो जो लोग हैं अपनी अपनी कार्स को वहाँ पे पार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि कोई अगर गलत ढंग से कार को पार्क करता है पब्लिक स्पेस पे तो उस पर प्रॉपर जुर्माना हो। अगर ऐसा कानून बनाया भी जाता है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो काइंड ऑफ इसी तरह के पॉइंट्स हैं कि फुटपाथ को ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। तो ये भी आर्टिकल कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, इसलिए हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।